हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और ये जो हमारे सुपर टेट और पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेट का अगला टॉपिक है। कल हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया पेट का, भारत के पड़ोसी देश, उसको देख लीजिएगा। ओके, और ये भारत की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ ली हैं, जैसे कि हमने नृत्य पढ़ लिए हैं। ओके, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। हमने त्यौहार पढ़ लिए हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ओके, और बाकी हम कुछ फैक्ट जो लिख रहे हैं, जो हमें हिस्ट्री की बुक में मिले या हिस्ट्री के सिलेबस में मिलेगा, लेकिन ये कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है, तो इसलिए हम फैक्ट लिख के केवल आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा, हम फैक्ट लिख के बताएंगे, फिर उसके बाद हम अगली चीज़ों पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें हमने लिखी हैं, हड़प्पा, मौर्यकाल, मौर्योत्तरकाल, गुप्तकाल, ये हम चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी भारतीय कला एवं संस्कृति में जो मुख्य लाइनें थी वो हमने यहाँ पे ली हैं और वो हमारी पूछी जाएंगी, क्योंकि वो इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा कि भारत की जो प्राचीन कलाएं संस्कृति हैं और जो नई कलाएं संस्कृति हैं, सारी कुछ पढ़ाएंगे। ओके, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। तो हम देखते हैं वास्तुकला। वास्तुकला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, ये जो है लैटिन भाषा के टेक्टन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माता। ओके, जो आर्किटेक्चर है लैटिन भाषा के टेक्टन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माता। ओके, तो हम इतना जान के उसके बाद हम आते हैं हड़प्पा काल पे, वहाँ की वास्तुकला पे। ओके, तो यहाँ जो हड़प्पा काल में वास्तुकला उत्कृष्ट थी एकदम। ओके, हड़प्पा काल में जो वास्तुकला थी वो उत्कृष्ट थी, और जो नगर बने हुए थे, जो वहाँ के नगर बने हुए थे, वो आयताकार ग्रिड पर बने हुए थे, ऐसे। ओके, आयताकार ग्रिड पर वहाँ के नगर जो है बने हुए थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर किस टाइप के बने हुए थे, तो आयताकार ग्रिड के बने हुए थे, याद रखिएगा। और सड़कें जो है, यहाँ की जो सड़कें हैं, ये समकोण पर काटती थी। ओके, यहाँ पे जो सड़कें बनाई गई थी वो समकोण पर ऐसे काटती थी। ओके, तो हमने क्या देखा, आयताकार ग्रिड पर जो है नगर बने हुए थे और सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, याद रखिएगा। ओके, तो ये हम बात देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के निर्माण में हमें जो मिला है, मुख्य निर्माणों में जो हमें मिला है, तो ये है उत्कृष्ट निर्माण। हम मानेंगे इसको बृहत स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ हमें प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक भवन, अन्नागार बहुत बड़ा था, और स्तंभों वाला हॉल भी मिला है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या मिला है? बृहत स्नानागार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और प्रशासनिक भवन, अन्नागार और स्तंभों वाला हॉल। एक चीज़ हमने यहाँ लिखी है, जो भी सबसे हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो बता देते हैं, जो मेहरगढ़ है। ओके, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है इस समय? पाकिस्तान में। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। इसे हम घेर देते हैं, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मेहरगढ़ है ये इस समय पाकिस्तान में स्थित है। ओके, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता था। ओके, याद रखिएगा। और फिर अगर मोहरों की बात करें, तो यहाँ जो मोहरें बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता में, जो मोहरें बनी हुई हैं वो मुलायम पत्थर कौन से होते हैं? स्टेटाइट पत्थरों से बनी है मोहरें। जो हड़प्पा काल में मोहरें बनी हैं मुलायम पत्थर यानी स्टेटाइट से बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है। याद रखिएगा, लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है हड़प्पा काल में। तो इतना इंपॉर्टेंट था हड़प्पा का, तो हमने इतना आपको बताया, ध्यान से देखिएगा। और एक बार और बताते हैं, हड़प्पा में वास्तुकला उत्कृष्ट थी, नगर आयताकार ग्रिड पर बने थे, सड़कें समकोण पर काटती थी। ओके, और यहाँ पे बृहत स्नानागार मिले हैं, प्रशासनिक भवन, अन्नागार और स्तंभ वाला हॉल मिला है। और मोहरें जो है मुलायम पत्थर की बनी होती थी, जिसे स्टेटाइट बोलते थे। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है। और जो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता का इसे अग्रदूत कहा जाता था। ओके, तो हमने हड़प्पा सभ्यता में इतना कुछ जाना। ओके, और हड़प्पा सभ्यता में लगभग और कुछ जानने वाला है नहीं। हाँ, यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, एक टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा मतलब पकाई हुई मिट्टी के बर्तन। ओके, टेराकोटा बोलते हैं, सॉरी। तो टेराकोटा क्या होता है? पकाई हुई मिट्टियों के बर्तन। ठीक है, टेराकोटा, यहाँ पे टेराकोटा भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टियों को पका के जो है बर्तन बनाए जाते थे। तो जो ये गुजरात और कालीबंगा से जहाँ ज़्यादातर प्राप्त होती थी, गुजरात और कालीबंगा से, गुजरात और कालीबंगा से। ओके, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो टेराकोटा जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त होती थी। जैसे इसका उदाहरण था मातृदेवी और
तो मिट्टी को पका के बनाया जाता था, चाहे वो बर्तन बना ले, चाहे वो कोई भी मूर्ति बना ले। और वर्तमान में टेराकोटा, आपने नाम सुना होगा, इस समय की हम बात कर रहे हैं, टेराकोटा को जीआई टैग मिला है गोरखपुर से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। टेराकोटा को जीआई टैग मिला है गोरखपुर में, ओके, गोरखपुर में टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये हम जान गए हड़प्पा सभ्यता। फिर आते हैं हम मौर्य काल पे, ठीक है, मौर्य काल पे हम आते हैं, इसकी स्थापत्य कला को जानते हैं। तो मौर्य काल में भी जो है एक लकड़ी का भवन प्राप्त हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। मौर्य काल में जो लकड़ी का एक भवन है, लकड़ी का विशाल महल है, ये यहाँ की उत्कृष्ट रचना थी और ये मेगस्थनीज ने बताया है, ठीक है, अपने सबसे बड़ी रचनाओं में ये चीज़ें बताई है मेगस्थनीज ने। तो हम बात करें तो मौर्य काल में जो है स्तंभों का प्रयोग होता था, ओके, मौर्य काल में जो है स्तंभों का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक है। और ये स्तंभ किसके बने होते थे? चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बने होते थे, याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। जो मौर्य काल में स्तंभों का प्रयोग हुआ है वो बने होते थे किससे? चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बने होते थे, ओके। जैसे हम मानते हैं कि ये प्रस्तर में कितने भाग प्रस्तर के बने होते थे, स्तंभ ये लगभग 4 प्रकार के होते थे, ध्यान से सुनिएगा। इनके 4 भाग होते थे, शीर्ष होता था, ओके, और शीर्ष पुलक होता था, मूर्ति होती थी, लंबा मूर्त तो ये सब पूछता नहीं इसलिए नहीं बताया हमने। और स्तूप क्या होते थे? जहाँ पे मृतकों के अवशेष व राखों को रखा जाता था। स्तूप किसे कहते थे? जहाँ पर मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था उसे स्तूप कहते थे। अशोक ने 9 स्तूप बनाए थे, किसके लिए? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए अशोक ने 9 स्तूप बनाए थे, ओके। तो स्तूप की भी यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो स्तूप मतलब क्या होता है? जहाँ पर मृतकों के अवशेष व राख रखी जाती हैं, ठीक है। अशोक ने 9 स्तूप बनवा दिए थे बुद्ध के अवशेषों पर। और अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप और उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्तूप, ये बहुत ही पुराने स्तूप हैं, प्राचीन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है और सारनाथ का स्तूप कहाँ पड़ता है। तो हमने ये मौर्य काल का जाना, ओके। जहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कुछ हमने नहीं बताया, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमने बताया नहीं, तो बताने पे तो पूरा हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, ओके। तो अगर मौर्योत्तर काल की बात करें तो इसमें गुफा का निर्माण जारी रहा, ठीक है, यहाँ पर गुफा का निर्माण जारी रहा, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे भी मौर्योत्तर काल में भी एमपी में भरतपुर का भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप का तोरण, ठीक है, सांची के स्तूप का तोरण, ओके। तो ये चीज़ें हुई हैं। और अगर हम बात करें तो देखिएगा इस काल में जो स्तूप थे मध्य प्रदेश में, हमने भरहुत स्तूप बताया आपको, ओके। और क्या बताया? सांची के स्तूप का तोरण, ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फिर मूर्तिकला की यहाँ पे 3 शैलियाँ बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रयोग होती थी 3 शैलियाँ मूर्तिकला के लिए, ठीक है। जो कौन कौन सी शैली थी? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल की शैलियाँ हैं गांधार, मथुरा व अमरावती, ओके। उसके बाद आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल जो है भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग था, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है आपके। गुप्त कला को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे कई गुफाएं, यहाँ पे इस काल में कई गुफाएं हैं, गुप्त काल की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जूनागढ़ की गुफाएं, नासिक, ओके। तो ये सारी गुफाएं मिली हैं। और यहाँ की जो मंदिर शैलियाँ होती थी, यहाँ पर मंदिर किन किन शैलियों में निर्माण किए जाते थे, तो मंदिर की शैलियाँ देखिए, ओके। तो हम यहाँ पे मंदिर की शैलियाँ देखते हैं। शैलियाँ प्रचलन में थी नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली हमारी, नागर और द्रविड़। और नायक शैली, बेसर शैली, बेसर भी इंपॉर्टेंट, होयसल, विजयनगर, पाल शैली, ये सारी जो शैलियाँ हैं मंदिर बनाने की, ये गुप्त काल में विख्यात थी, ठीक है, प्रचलन में थी। नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली, होयसल शैली और विजयनगर शैली और पाल शैली, ओके। अगर कहा जाए तो भारत के उत्तर में भी जो भी शैली का प्रयोग होता था वो नागर शैली थी और दक्षिण में द्रविड़ शैली। अब भी देखेंगे जो दक्षिण में मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ज़्यादातर प्राप्त होते हैं और भारत के उत्तर में जो मंदिर हैं वो नागर शैली में प्राप्त होते हैं। और गुप्त काल का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था, याद रखिएगा। गुप्त काल का जो राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म था और जो राजकीय चिन्ह था ये गरुड़ था। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने बताया आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो बता दिया हमने, ठीक है। तो ये सब आपको जो प्राचीन वास्तुकला और संस्कृति थी ये चीज़ हम जान गए। अब उसके आगे हम देखते हैं, ओके। अब उसके आगे हम देखते हैं कि हमने गुप्त काल तक देखा है, अब इसके आगे देखें क्या है, ओके। तो हम आगे देखते हैं
जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हमने लिखी हैं। तब हम ये देखते हैं जो गुप्त काल का ये मंदिर निर्माण लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो गुप्त काल में जो है सांची का मंदिर, ओके, ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर था। याद रखिएगा, गुप्त काल का अगर प्रारंभिक मंदिर पूछा जाए तो ये सांची का मंदिर था। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर जो है चबूतरे पर बने होते थे। ओके, और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं गर्भगृह में रखी जाती हैं। जो मंदिर थे वो चबूतरों पर बने होते थे और जो मूर्तियाँ वो गर्भगृह में रखी जाती थी। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है देवगढ़ का मंदिर, अक्सर पूछा जाता है, इसमें पहली बार शिखर का उपयोग किया गया था। ओके, देवगढ़ के मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। एक आता है भीतरी गांव का मंदिर, यहाँ पे प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया गया था। ओके, तो एक मिनट, सॉरी। तो हम देखते हैं कि देवगढ़ मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था और भीतरी गांव मंदिर में प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया गया था। एक मंदिर आता है नचना कुठार पार्वती का मंदिर, ये नचना पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है। नचना पन्ना मध्य प्रदेश में है, उपस्थित है ये। और एक है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और ये पंचायतन शैली में बना है। ओके, ललितपुर यूपी में है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। और एक है भीतरी गांव का शिव मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इतने मुख्य मंदिर थे जो गुप्त काल के थे, आपके हमने बता दिया। ओके, और अगर कहा जाए तो जो गुप्तकालीन मूर्तिकला का सबसे सुंदर चित्रण है, ओके, सबसे सुंदर जो है उदाहरण है वो दशावतार मंदिर में स्थित विष्णु की प्रतिमा है। ये दशावतार मंदिर में यहाँ विष्णु की प्रतिमा जो उपस्थित है, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर मानेंगे इसको। ओके, अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। और काशी से जो है कृष्ण की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ओके, और बस, और गुप्त कला की अगर चित्रकला की साक्ष्य की बात करें तो अजंता व बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं मध्यकाल में वास्तुकला, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम चीज़ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और मध्यकाल में अगर वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, मुस्लिम शासकों का प्रभाव था। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर क्या था, मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों का ज़्यादातर प्रभाव था। और यहाँ ये लोग जो है बात करें तो ये तो यहाँ पे बहुत वास्तुकला में परिवर्तन आए और ये लोग जो थे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग करते थे ज़्यादातर। तो उसकी विशेषताओं को हम जान लेते हैं। से ये मेहराब और गुंबदों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। ओके, अपने में मेहराब और गुंबद, ओके, मेहराब और गुंबद का ज़्यादातर प्रयोग करते थे। ये अपनी कोई भी चीज़ें बनाते थे, निर्माण करते थे जो भी। और ये मीनारों का उपयोग करते थे ज़्यादातर, इनके किसी भी निर्माण में देखेंगे ज़्यादातर मीनारों का भी प्रयोग होता था। ओके, और क्या था ये मानव और पशु की आकृति नहीं बनाते थे, उससे बचते थे बनाने से। और उसके स्थान पर सुलेखन का प्रयोग करते थे। सुलेखन का मतलब हम देख के बता देंगे क्या होता है, अब पता नहीं लेख है कि क्या है। तो सुलेखन का प्रयोग करते थे और लगभग 4 भाग शैली का भी प्रयोग किया गया था इस मध्यकाल में। तो हम देख लेते हैं। फिर मध्यकाल में जो मेन चीज़ें हैं वो हम देखते हैं मध्यकालीन वास्तुकला में। तो हम देखते हैं, अगर बात किया जाए मुगल काल में, ध्यान से सुनिएगा, अगर बात किया जाए मुगल काल में तो सबसे जो है इसकी चित्रकला की शुरुआत जो है बाबर ने की थी। ओके, मुगल काल में जो है चित्रकला की शुरुआत जो है बाबर ने की थी। याद रखिएगा, बाबर ने पारसी कलाकार एक विहिजाद थे। पारसी कलाकार कौन थे? विहिजाद, इनको संरक्षण दिया था बाबर ने। एक पारसी कलाकार थे विहिजाद, इनको संरक्षण दिया था बाबर ने। ओके, तो बाबर, अगर चित्रकला की मुगल काल में बात करें तो बाबर से स्टार्ट हुई थी। ओके, अगर कहा जाए दसवंत और वसावन नाम के 2 चित्रकार थे, ये अकबर के दरबार में थे। दसवंत और वसावन अगर पूछा जाए कभी, दसवंत वो वसावन, ये किसके थे? अकबर के दरबार में थे। ओके, वैसे भी हमें ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एक और प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के शासनकाल में थे। उस्ताद मंसूर, ठीक है, ये जहांगीर के शासनकाल में थे। तो इतना भी हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। तो जो चीज़ें हमने लिखी है वो चीज़ हम जान लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपका। तो जो है 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, फिर आगे बात करें, गोल गुंबद की बात आती है। तो गोल गुंबद का निर्माण किया था आदिल शाही वंश ने। ओके, आदिल शाही वंश ने, आदिल शाही वंश ने। ओके, अगर बुलंद दरवाजा की बात और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये अकबर ने बनवाया था।
अकबर ने, याद रखिएगा सारी चीज़ें। और एतमाउद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। ये नूरजहाँ के पिताजी थे एतमाउद्दौला, नूरजहाँ। ये किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। कहाँ है? आगरा में है। और बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने, ये औरंगाबाद में है। ओके, तो ये चीज़ें हमने जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें हमने जानी है ऐसे नहीं जानी है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। और भी कुछ, अगर हम आधुनिक चित्रकला की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ओके। अगर हम आधुनिक चित्रकला की बात करें तो यहाँ पर इंडो गॉथिक शैली, नव रोमन शैली इत्यादि का प्रयोग हुआ है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हाँ बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय, ये एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था, तो इसको हम अभी बता देंगे, ओके। पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको बता के फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ बची थी वो यही बची थी। उसके बाद हम नृत्य और त्यौहार मेलों पे आएंगे, ओके। ये सब सांस्कृतिक में ही आते हैं हमारे। तो हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम चित्रकला की बात की गई है, ये चट्टानों पर बनाई गई थी। जो सर्वप्रथम चित्रकला है ये चट्टानों पर बनाई गई थी, जिसे पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता था, ओके, याद रखिएगा। जो सर्वप्रथम चित्रकला बनाई गई थी चट्टानों पर, उसे पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता था। अब एक भीमबेटका का नाम सुना होगा आपने। भीमबेटका क्या है? एक ये जो है मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एमपी में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। और इसको जो है 2003 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखिएगा भीमबेटका को, ओके। हम यूनेस्को की पूरी सूची पढ़ेंगे, 14 जो अमूर्त धरोहर शामिल की गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर प्रमुख शैली की बात करें तो एक पाल शैली और अपभ्रंश शैली लिखी है। 2 इंपॉर्टेंट शैलियाँ थी, तो हमने लिख ली, हो सकता है पूछा जाए। तो ये शैली जो है, इन्हें ताड़पत्र और चर्मपत्र पर बनाया जाता था। ताड़पत्र और चर्मपत्र पर बनाया जाता है इन शैलियों को। पाल शैली जो है ताड़पत्र और चर्मपत्र पर, हो सकता है पूछ ले, चर्मपत्र पर, ओके। इसके बारे में बस इतना ही जानिए और कुछ नहीं है, ओके। ये बौद्ध धर्म की जो वज्रायन शाखा के शासकों द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया था, इस शैली को, बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा, ओके। अगर हम बात करें तो अपभ्रंश शैली, ये गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ में ज़्यादातर, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और अगर बात करें तो इसमें क्या था कि ये 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत की सर्वप्रथम चित्रकला शैली थी। 11वीं शताब्दी से 15वीं तक चित्रकला शैली थी, प्रथम चित्रकला शैली थी, ओके, अपभ्रंश, ओके, चित्रकला शैली थी, तो हम ये जानते हैं। और इस शैली का जो है प्रमुख विषय क्या था? जैन धर्म था। इस शैली का जो है प्रमुख विषय क्या था? जैन धर्म था, जैन धर्म था, ओके। इस शैली का प्रमुख विषय क्या था? जैन धर्म था। और आगे इसे वैष्णव पंथ ने भी अपनाया था, अपभ्रंश शैली को वैष्णव पंथ ने भी अपनाया था। तो ये चीज़ें जान लीजिए, बस हमने जान लिया इतना। और फिर मधुबनी एक चित्रकला है, इसका नाम आपने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, ओके। ये बिहार के आसपास प्राप्त होती है मधुबनी चित्रकला। अगर आता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिहार में ये चित्रकला बनाई जाती है, बिहार में। बिहार की बात करें कि यहाँ की महिलाएं जो होती हैं ये शुभ कार्यों पर, संबंधी शुभ अवसर कोई होता है उस पर बनाती हैं, ओके। तो हमने ये पुरानी सब इतिहास की चीज़ें जानी, जो शैलियाँ थी, सब कुछ था। अब हम जानेंगे कि भारत में नृत्य विधाएँ जानेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम नृत्यों को जानेंगे। रुके, हम देख लेते हैं कि चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम कल की क्लास में भारत में नृत्य विधाएँ हमने ज़्यादातर पढ़ लिया है, लेकिन हम कुछ नृत्य को बता देंगे। और अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो होगा आपका यूनेस्को की सूची में जितने भी अमूर्त धरोहर शामिल हैं उनको बताएंगे, ओके। और आगे हम बताएंगे आपको भारतीय दर्शन के बारे में बताएंगे, भारतीय दर्शन के बारे में बताएंगे, ओके। और बताएंगे हम आपको जो प्रमुख त्यौहार हैं उनके बारे में बताएंगे, ओके। प्रमुख त्यौहार के बारे में बताएंगे, प्रमुख त्यौहार। वैसे हमने त्योहारों को बता दिया जो बहुत ही प्रमुख हैं, धर्मों से रिलेटेड, हर धर्म का अलग अलग बताएंगे। राज्यों का हमने बता दिया है, तो धर्म से रिलेटेड हम आपके त्योहारों को बताएंगे, ओके। बस आपका इतना ही है। और मेले तो हमने पढ़ा ही दिए हैं, बस कल इतने की ही क्लास आपकी बची है बस। बाकी प्राचीन हमने जान लिया और बाकी हम पिछले क्लासों में जान चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें औषधि से भी रिलेटेड चीज़ें हैं संस्कृति में ही आएंगी, उनको हम पढ़ेंगे, ओके। तो अब देखते हैं, समय भी हो गया है लगभग,
तो आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई है, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाया है। ओके, बस कल एक और क्लास आएगी जो आपकी नृत्य और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो पिछली क्लासें हैं उनको करते रहें, टॉपिक देख के अपना, अगर जो भी पेट के टॉपिक हैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ छोटे में पढ़ाया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी समय है। तो शेयर करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।